एक बार आपकी डिलीवरी पे राय दीजिए। 700 शेयर इनके पास हैं, हमारे दर्शक हैं अभिषेक सिंगला जी, प्राइम मेंबर है हमारे, 485 रुपए पर लिए हुए हैं। 1 साल का टारगेट चाहिए सर इनको। संजय जी, स्टॉक एक बार रिपीट कर देंगे? डिलीवरी सर, डिलीवरी। डिलीवरी। जी। देखिए संजय जी, डिलीवरी का चार्ट अगर देख रहा हूँ तो देखिए 420 के अराउंड एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। बीच में एक बड़े ब्लॉक के बाद एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा था करीबन 460 के जोन में। अब स्टॉक ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। आप देखेंगे 480 485 के जोन के ऊपर डिलीवरी अगर क्लोज देता है तो यहाँ पर 600 तक के मूव आप पॉसिबल है। नीचे एक बहुत अच्छा एक बेस बना है करीबन 455 460 के जोन में। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कोई भी गिरावट आती है उस जोन के अंदर तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। 480 85 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज देता है एक दो दिन के बाद तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है और करीबन शॉर्ट टर्म में 500 से लेकर 525 और थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक है तो करीबन 600 तक के लेवल बन सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए और हर गिरावट में यहाँ पर ऐड करना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक सर मनीष शाह जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मैनब्रो इंडस्ट्रीज, आई थिंक ये केडी ग्रीन के नाम से है, कह रहे हैं कि 84 रुपये के रेट पर लिया हुआ है मैंने और लोअर सर्किट लग रहे हैं। व्हाट वुड बी माई स्ट्रैटेजी, शुड आई एवरेज एट लोअर लेवल? सर मैनब्रो इंडस्ट्रीज केडी ग्रीन के नाम से आपको मिलेगा। केडी बीएससी में सर आई यहाँ पर थिंक मैन ग्रो क्या बोला था हमने? मैनब्रो, मैनब्रो, MANBRO। मैनब्रो, हाँ। मैनब्रो इंडस्ट्री करीबन 73 के अराउंड यहाँ पर संदीप जी चल रहा है। स्टॉक आप देखेंगे तो 5% के अराउंड डाउन है। आई थिंक लो सर्किट पर ही है। और स्टॉक में आप देखेंगे तो काफी लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है यहाँ पर, तो बिल्कुल एक थोड़ा ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 73 एग्जैक्टली वहीं पे है। एक अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद अगर थोड़ा सा स्टॉक यहाँ से ब्रेक करता है तो करीबन 70 के जोन में भी जा सकता है। वहां पर 200 SM है। आई थिंक वहां पर एक बार स्टेबल हो सकता है इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। यहाँ से अगर बाउंस आता है तो फिर से 83 के लेवल बन सकते हैं। एक काफी अच्छे सपोर्ट पे स्टॉक यहाँ पर है। बिल्कुल होल्ड करके जा सकते हैं, बट सर्किट टू सर्किट स्टॉक जा रहा है, थोड़ा एक रिस्की है। तो यहाँ पर अपना कैपिटल थोड़ा यहाँ पर आप संभाल सकते हैं, फुल इन ना जाए। अच्छा, ठीक है, ओके। सर एक फ्रैक्टल एनालिटिक्स देखिए। फ्रैक्टल एनालिटिक्स के ना कल नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद हमने देखा स्टॉक एक समय उछला, 1100 के पार भी गया था, लेकिन 1100 के ऊपर टिकने में ना इसको दिक्कत हो रही है। बावजूद इसके कि इसका मुनाफा आप देखिए 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है, रेवेन्यू में 17% का जंप है, अबिडा 60% ग्रो किया है, मार्जिन भी आप देखिए 15.5% के आसपास थे, ये बढ़कर 21% के आसपास आए हैं। स्टॉक को ना जरा आप 1 महीने का कर दीजिए चार्ट। स्टॉक ने रनअप भी बहुत अच्छा दिखाया है सर, मोर और लेस ऐसा लग रहा है जिस तरह का रनअप देखिए सर स्टॉक में आया ना 30-32% का लो लेवल से, ये अच्छे नतीजे मोर और लेस डिस्काउंटेड है। तो सर क्या 1100 के आसपास इसको समय बिताना या इसके पार टिकना मुश्किल है? जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें। जी देखिए संदीप जी, आपने बिल्कुल सही बताया। स्टॉक चल चुका है अर्निंग से पहले और यहाँ पर आप देखिए डेटा भी काफी कम है, करीबन यहीं पे हमारे पास 3-4 महीने का ही डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर स्टॉक काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। आपने बिल्कुल सही बताया, 1100 के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, बट एक टाइम बिंग हो सकता है। वीकली चार्ट पर लास्ट वीक आप देखेंगे तो काफी बड़ा मूव आया था। उसके इर्द गिर्द यहाँ पर 1/3 कैंडल में ही कंसोलिडेट करना है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि स्टॉक एक अच्छे अपमूव के बाद यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो 1050 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अगर 1110 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक आएगा, अनचार्टेड टेरिटरी में है और फिर यहाँ पर काफी बढ़िया एक मोमेंटम बन सकता है, तो बिल्कुल बने रहिए। 1050 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अच्छा, जिनके पास हैं वो 1050 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं। एक सर आप ईपैक ड्यूरेबल देखिए, इब्राहिम जी का सवाल है, कह रहे हैं कि ईपैक ड्यूरेबल मैंने बाय कर रखे हैं 365 के रेट पर, इसके आपका व्यू मांग रहे हैं सर। जी। ईपेक का चार्ट देखेंगे संदीप जी तो यहाँ पर मंथली एंड वीकली चार्ट्स पर लोअर हाई लो लो के पैटर्न बन रहे हैं। स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। बिल्कुल डेली चार्ट्स पर यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाने की कोशिश की थी, आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते। बट यहाँ पर 200 SMA जो है 290 का, वहां से एक रिजेक्शन मिला है। स्टॉक वापस अपने 52-24 EMA के जोन में है। अभी भी स्टॉक में एक बड़ा मूव बचा है, क्योंकि आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली चार्ट काफी बड़ा कैंडल था 3 वीक पहले, और उसी कैंडल के इर्द गिर्द यहाँ पर दो कैंडल्स बनी है, तो इनसाइड बार्स बन रही है, विच इज अ गुड साइन कि यहाँ पर एक अच्छे अपमूव के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। 290 का जोन है, 290 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो यहाँ पर एक अच्छा गेन बन सकता है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया नहीं है और आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 230 का एक स्टॉप लॉस रखना है। वहां से गैप अप ओपन हुआ था, रनअवे गैप करके स्टॉक करीबन 290 के जोन पर गया था। स्टॉक यहाँ से अगर बाउंस करता है तो 290 का पहला जोन होगा, उसके बाद 320 का जोन आएगा दोस्तों। ओके,
ठीक है सर, एक बटरफ्लाई गांधीमती देखिए। बटरफ्लाई गांधीमती के साथ साथ इस ग्रुप की जो सारी कंपनीज हैं, चाहे आप टीटी के प्रेस्टीज देखिए, चाहे आप स्टोव क्राफ्ट देखिए, सारी वो कंपनीज हैं सर जो अप्लाइंसेस बनाती हैं। शायद हमसे ज़्यादा जो गृहिणियां हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं, क्योंकि उनके रोज़मर्रा के जीवन में इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है पुरुष नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन फिर भी जो ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड रिकग्निशन की बात है ना, वो शायद महिलाएं ज़्यादा कर पाती हैं। क्योंकि हमारी टीम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद बटरफ्लाई गांधीमती को कम जानते हैं, बिकॉज आई थिंक ये मोस्टली साउथ बेस्ड कंपनी है ये। सर नंबर्स जो इनके आए हैं, इनका 27% मुनाफा बढ़ा है और 11 करोड़ का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू इनके 940 करोड़ रुपए के पार पहुंचते हुए देखें, और EBITDA मार्जिन में देखिए सर 90 बेसिस पॉइंट की बढ़त आई है। 8.5% के जो मार्जिन हैं वो इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, और EBITDA में भी 22% की बढ़त आई है। 80 करोड़ रुपए का EBITDA का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो सर नंबर्स बहुत शानदार आए हैं। ऑब्वियसली ये जो ऑल्टरनेट एनर्जी, ऑल्टरनेट फ्यूल या फिर ऑल्टरनेट रिसोर्सेज, जो खाना बनाने के लिए या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करने के लिए हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, उसका एक ऑल्टरनेट के तौर पर सर ये जो इंडक्शन कुकर्स को इस्तेमाल किया गया ना, कुक टॉप्स को, उसका इम्पैक्ट हमने इनके नंबर्स पर देखा है। और स्टॉक्स पहले भी चले हैं, और अब जो नंबर्स आ रहे हैं तो और ज़्यादा रिजुमिनेट करते हुए दिख रहे हैं। सर ये तेज़ी कहीं ज़्यादा तो नहीं होगी, टू मच तो नहीं होगी? इसको एक महीना कर दीजिए, थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से स्टॉक्स मूव किए हैं। पूरा जंग का इम्पैक्ट सर इनमें दिखा है नंबर्स में, लेकिन ये रेकरिंग होंगे नहीं होंगे इसको लेकर डाउट है। तो क्या इसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए इन स्टॉक्स में? जी, देखिए बटरफ्लाई गांधीमती का चार्ट देखेंगे संदीप जी, तो यहाँ पर एक बड़ी रेंज है, करीबन 550 का एक नीचे का जोन है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो 800 का। तो अभी भी एक थोड़ा सा अपमूव पॉसिबल है। 803 वहां पर 200 SMA जो है वो कोइंसाइड कर रहा है बटरफ्लाई गांधीमती में। तो यहाँ पर 800 के अराउंड आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपके पास अगर पोजिशन है। अगर यहाँ पर प्राइजेस 800 के ऊपर कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं, वहां पर क्लोजिंग देता है, उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट मिल सकता है। बट अब जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अब स्टॉक में सडन स्पाइक्स आना है, यहाँ पर एक यहाँ पर बनता है, तो कभी और दूसरे गिरावट भी काफी बड़ी आ जाती है। तो यहाँ पर 800 के अराउंड एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपके पास ऑलरेडी है। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं अभी अवॉइड करने की सलाह दूंगा। करीबन 625, 600, 650 के जोन में अगर मिलता है तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। हाल फिलहाल आज 16% के अराउंड आप है, थोड़ा और चलता है तो यहाँ पर 800 के जोन में एक बार प्रॉफिट बुक करिए। फ्रेश खरीदारी के लिए यहाँ पर अवॉइड करिए। ठीक है, ओके। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए सर, आज ब्लॉक डील हुई है, बड़ी ब्लॉक डील हुई है। 2.5 करोड़ शेयरों से ज़्यादा का सौदा हुआ है इसमें। 150 रुपये के प्राइस पर 385 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है सर। इसमें पी फर्म ट्रू नॉर्थ की हिस्सा बेचने की खबर थी, कि वो अपना हिस्सा बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ब्लॉक डील हुई है जिसके डिटेल्स आज शाम को आ जाएंगे सर, जब ब्लॉक डील और बल्क डील के डेटा हमारे पास आएंगे सामने। लेकिन सर बड़ी ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में हमने देखा है कि मूवमेंट काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखा है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में सर एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, कोई ब्रोकिंग हाउस है जिन्होंने 200 रुपये तक के टारगेट भी दिए हैं सर। ये ब्लॉक डील होने के बाद क्या थोड़ा हैंगओवर हटेगा? तो क्या फेड बैंक में कुछ अपमूव की तैयारी करें हम? 1% के आसपास की तेज़ी है अभी। जी बिल्कुल, संदीप जी एक बड़ा हैंगओवर निकल चुका है स्टॉक के अराउंड, और आप देखेंगे तो काफी अच्छे चार्ट्स भी यहाँ पर है। करीबन 140 के अराउंड एक अच्छा बेस बना है। पहला बेस देखेंगे तो 120, 125 के जोन में एक बेस बना था, ब्रेकआउट किया स्टॉक ने, फिर अच्छा कंसोलिडेट किया डेली के 24 EMA पर, अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है। 158 का एक जोन है, उसके ऊपर स्टॉक जैसे निकलेगा, यहाँ पर अनचार्टेड टेरिटरी यानी 180 का जो प्रीवियस हाई जो है वहां पर जा सकता है। यहाँ पर 52 वीक हाई भी बन सकता है। तो बिल्कुल एक अच्छा स्टॉक है, और ऐसे गिरते बाजार में एक स्टेबल स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिल्कुल मैं यहाँ पर एडवोकेट करूंगा कि आपको यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक एंटर करना चाहिए। आपके पास अगर ऑलरेडी है 140 के अराउंड अगर गिरावट आती है कोई भी वजह से, तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। अगर आपका लंबा नजरिया है और आपके पोर्टफोलियो में रखना है तो 120 का 125 का एक अच्छा जोन रहेगा, वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू है, 143 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। 158 के ऊपर अगर जैसे ब्रेकआउट मिलता है, 180 के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है, ओके। तो 180 तक ये स्टॉक जा सकता है, जैसे ही 153 बोला सर, 156? 158। 158, ओके। 158 जैसे ही पार होगा फिर ये 180 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। हमारे एक दर्शक है सर रितेश जी, वो कह रहे हैं कि सिप्ला पर आपकी राय दीजिए। इन्होंने सर नीचे के लेवल्स पर 1276 के आसपास ये शेयर लिए हुए हैं सर सिप्ला के। आपसे राय जानना चाहते हैं कि क्या मुनाफा ले लेना चाहिए इसमें? जी संदीप जी, देखिए सिप्ला स्टॉक देखेंगे तो एक लैगार्ड रहा है फार्मा सेक्टर के अंदर, और यहाँ पर लास्ट 2-3 ईयर से यहाँ रिटर्न्स नहीं बने। दर्शक ने बहुत अच्छा यहाँ पर एंटिसिपेट किया और अच्छी एंट्री की है। वो चीज आप देखेंगे तो लोअर एंड ऑफ द रेंज और 1270, 1250 का एक अच्छा जोन है, वहां से उन्होंने एंट्री की है, तो एक बार बने रह सकते हैं।
कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 1250 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो करीबन 1100 तक के पॉसिबिलिटीज है। बट अभी ओवरऑल फार्मा सेक्टर आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर पर हम बुलिश है। निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी फार्मा में कल के दिन में भी काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। और ऐसे जो रिस्क ऑफ मार्केट के अंदर आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक होने चाहिए, तो यहाँ पर बने रहिए। स्टॉक ने लास्ट 2 ईयर से कोई रिटर्न नहीं बनाया, हो सकता है यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न मिले और यहाँ आपके रिटर्न बन सकते हैं। आपका एंट्री पॉइंट अच्छा है, इसलिए आप कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओएमसीज पे क्या राय देंगे जो फॉल हो चुका है, क्योंकि कच्चा तेल $100 के ऊपर 105 के आसपास अभी भी मेंटेन्ड है। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाली बातचीत हमने करी है। अब एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है सर कि Q1 FY27 ये जो मौजूदा क्वार्टर है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, जब इसके नंबर्स आएंगे तो हो सकता है कि इस घाटे से जितना घाटा इनको होगा इस क्वार्टर में, जो कि एंटिसिपेशन है, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, FY26 का जो पूरा मुनाफा वाइप आउट हो जाएगा इससे। यानी कि इतने मैसिव लेवल पर इनका घाटा आएगा जो कि 1 से 1.20 लाख करोड़, 1 लाख से 1,20,000 करोड़ रुपए के बीच में इनके घाटे हो सकते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो कह रहे हैं 1600 करोड़ 1800 करोड़ रुपए का डेली बेसिस पर इनको घाटा हो रहा है, क्योंकि 18 रुपये आई थिंक पेट्रोल पे, 25 रुपये के आसपास, 26 रुपये के आसपास डीजल पर इनको अंडर रिकवरी हो रही है। और एलपीजी, इसमें से आप देखिए Q1 FY27 में जो घाटा होगा उसमें आधा पोर्शन तो एलपीजी का होगा, जो कि सरकार ने ऑब्जर्व तो कर रखा है, लेकिन वहन किस पे आएगा, ये ओएमसीज के ऊपर। तो सरकार ये चाहती है कि एक तो कीमतें स्थिर बनी रहें और जो ग्राहकों को जो हाई प्राइजेस हैं उससे किसी तरह से बताया जा सके, इस चिंता में सरकार है। और इसी वजह से जो ओएमसीज हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनके ऊपर पूरी तरह से जो दबाव है या फिर जो पूरा प्रेशर है, जो ये बढ़ी हुई कीमतें हैं, वो इनके ऊपर डाला जा रहा है। तो इनके नंबर्स बहुत ख़राब आएंगे सर, ये ऐसी आशंका है इस बार, ऐसा एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। 1 से सवा लाख करोड़ के आसपास का घाटा कुल मिला के तीनों ओएमसीज को Q1 FY27 में हो सकता है। ये प्राइस में है सर, जितना फॉल हो चुका है 140 के भी नीचे आईओसी आ गया। क्या इन लेवल्स पर मान के चलें कि यहाँ से कुछ होगा तो अच्छी ही खबर आएगी, राहत ही आएगी, इफ़ इन केस सरकार ने 4 साल के बाद ही सही अगर कोई कीमतों में बढ़ोतरी कर दी यहाँ पे तो? देखिए संदीप जी, आपने जैसे बताया रिपोर्ट के अनुसार, मैंने भी एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वहां पर अभी तक के 2 लाख करोड़ के आसपास का अंडर रिकवरी हो चुका है। तो ओएमसी पे बड़ा लॉस यहाँ पर है, अनलेस गवर्नमेंट यहाँ पर उनके लिए कोई पैकेज निकालती है। और अगर गवर्नमेंट यहाँ पर दूसरा एक पैकेज अगर कोई देता है तो फिर फिस्कल डेफिसिट पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। तो यहाँ पर एक काफी बड़ी एक सिचुएशन है जहां पर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है और कंपनीज को एक बड़ा लॉस आ सकता है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई बॉटम आउट के चांसेस तो नहीं दिख रहा है। जब तक आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड का भी आप एक रेंज देखेंगे तो ब्रेंट नीचे में जोन के अंदर करीबन $90 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है और करीबन $115 के अराउंड एक आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस है। तो एक बड़े बैंड के अंदर क्रूड भी यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसे जरा से चार्ट डेवलप हो रहे हैं, जैसे 115 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आई थिंक यहाँ पर बड़े लेवल्स क्रूड में बन सकते हैं, करीबन 130 से लेके 145 जो 2008 में हमने देखे थे। तो यहाँ पर काफी आप देखेंगे तो एक सिचुएशन डिफिकल्ट बनती जा रही है ओमसीज के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की सलाह तो नहीं रहेगी। अगर ये स्टॉक काफी ओवरसोल्ड जोन्स में आ चुके हैं, यहाँ से बाउंस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर नए लेवल्स इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर आपके यहाँ पर रिटर्न्स भी नहीं बन पाएंगे। और वीकली के 200 SMA के अराउंड भी यहाँ पर स्टॉक्स चल रहे हैं। तो अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक में लोअर लेवल्स भी यहाँ पर पॉसिबल है, तो बिल्कुल अभी अवॉइड करना चाहिए। और जब तक क्रूड $80 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देता या फिर जो US ईरान का टेंशन है जब तक खत्म नहीं होता, तब तक यहाँ पर दूर बने रहना चाहिए। ठीक है, दूरी बना के रखें आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल से। ग्रो को देखिए सर, ग्रो में आज 6 महीने का आईपीओ लॉक इन खत्म हुआ है और 12 नवंबर को ये शेयर लिस्ट हुआ था। 12 नवंबर को जब लिस्टिंग हुई थी 100 रुपये का इशू प्राइस था, अच्छी खासी प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद सर ये 200 रुपये के ऊपर के लेवल्स भी टच करके आया, लेकिन पिछले 1-2 दिन में हम देखें तो ग्रो में काफ़ी अच्छा हमने गिरावट का दौर देखा है। आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, जैसे ये 6 महीने का लॉक इन खत्म हुआ, 30.9 करोड़ शेयरों का सर सौदा हुआ है, जो कि 5% से ज़्यादा इक्विटी है। 182 रुपये 30 पैसे का भाव है, जिसमें करीब 5,600 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है। इसमें सर एक तो पीक एक्सवी वेंचर्स, सिकोया कैपिटल, वाईसी होल्डिंग्स और रिबिट वीसी, ये कुछ ऐसे सर फर्म्स हैं जिनका इनमें इन्वेस्टमेंट है। उनकी खबर थी कि वो ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। तो ग्रो में सर ब्लॉक डील के बाद हम देख रहे हैं कि आज गिरावट है, बावजूद इसके कि इससे पहले भी स्टॉक में हमने गिरावट का दौर देखा है। तो हायर लेवल्स जो इसमें बने थे सर 240 रुपये के आसपास के, अगर मुझे सही याद है, 200
₹27.20 का सर इसने 52 वीक हाई टच किया था, या फिर ऑल टाइम हाई टच कह लीजिए 6 महीने का जो पूरा अभी तक रुझान है सर। उसके बाद स्टॉक 2 दिन में अच्छी खासी पिटाई झेल चुका है। इसमें क्या करें सर अभी हायर लेवल से इतने करेक्शन के बाद? जिसको नई पोजीशन लेनी थी, जो वेट कर रहा था, जिसकी बस मिस हो गई थी, आईपीओ में भी नहीं मिला था, क्या सही लेवल है या और डाउन साइड है अभी इसमें बाकी? जी देखिए संदीप जी, ग्रो का अगर चार्ट आप देखेंगे तो करीबन 185 180 का जोन था, वहां पर एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया, करीबन 227 के लेवल्स बने। पिछला महीना आप देखेंगे तो करीबन 43% का एक रिकवरी मिला था हमें। काफी स्टॉक मोमेंटम में था और काफी बढ़िया लेवल्स मिले थे। अब आप देखेंगे ये महीने में करीबन 13-14% के अराउंड डाउन है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जब स्टॉक ब्रेकआउट देता है फिर रिटेस्ट के लिए आ रहा है। अब आप देखेंगे तो 185 का जोन एक अच्छा जोन है, वहां पर एक ब्रेकआउट था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो इस बार एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। साथ ही में आप देखेंगे तो सेक्टर टेलविंड यहाँ पर है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आप देखेंगे, ब्रोकरेज स्टॉक्स है, एक्सचेंज स्टॉक है, वहां पर एक बुलिशनेस बनी हुई है और वहां पर एक टेलविंड है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। एक सनराइज सेक्टर है और ग्रो ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, उनका आप देखेंगे अर्निंग्स भी काफी अच्छे आए थे इस बार के। तो यहाँ पर बने रहना चाहिए और इस स्टॉक आपको एक अच्छा मौका दे रहा है, यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो स्टॉप लॉस आपका 160 के अराउंड आएगा। शॉर्ट टर्म व्यू है 175 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ठीक है, एमसीएक्स में क्या करें सर? लक्ष्मण बेले जी पूछ रहे हैं। जी एमसीएक्स देखेंगे संदीप जी, आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है। एक्सचेंज स्टॉक में बीएसई एमसीएक्स दो ही लिस्टेड स्टॉक है और काफी बढ़िया मोमेंटम मिला है। एमसीएक्स के मैं अर्निंग्स देख रहा था संदीप जी, और यहाँ पर जो नए अर्निंग्स आने के बाद एडजस्टमेंट के बाद उनका जो पी है काफी नीचे आया है। तो यहाँ पर स्टॉक में एक फिर से रीरेटिंग हो रही है, एक आउट परफॉर्मर स्टॉक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टॉक काफी बढ़िया मोमेंटम में है और आज के दिन में जैसे मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है फिर भी स्टॉक अपना जो लेवल से होल्ड करके रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका, अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। स्टॉक आप देखेंगे तो मंथली एंड वीकली चार्ट पर थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पर कोई गिरावट आती है करीबन 2900 2800 के अराउंड, तब आप एंट्री कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी में रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो यहाँ से 5 से 10% का एक प्रॉफिट बुकिंग का एक करेक्शन आ सकता है। तो नए लेवल्स यहाँ पर नई एंट्री तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। बट ऑलरेडी पोजिशन है, बिल्कुल आप नीचे आता है 2800 के अराउंड तो आप वापिस ऐड करिए। यहाँ पर आई थिंक जो मोमेंटम है बना रहेगा। ठीक है, ओके। मोहम्मद रफ़ीक जी कह रहे हैं सर कि इनके पास एसआरएफ है 2,810 के रेट पर। इनके पास एटीजीएल भी रखे हुए हैं 637 के प्राइस पर। इसमें और किस रेट पे एवरेज करें? और रत्नामणि सर है इनके पास 2950 के प्राइस पर। रत्नामणि, अच्छा रत्नामणि कह रहे हैं कि 2,950 पर है, क्या इसको बाय कर सकते हैं? 3 स्टॉक्स हो गए सर, एसआरएफ, एटीजीएल और रत्नामणि मेटल्स। जी देखिए, एसआरएफ पर अगर संजय जी बात करेंगे तो काफी अच्छे रिकवरीज हुई है। मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद यहाँ पर बाजार मार्केट ने एक अच्छा रुझान दिखाया था। स्टॉक अपना 200 एसएमए के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर एक अच्छा मूव के बाद यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करे। जो मूविंग एवरेजेस है वहां पर एक बार कैचअप करना शुरू करेंगे। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, बस स्टॉप लॉस थोड़ा सा अब नीचे के जोन पर है, करीबन 2450 के अराउंड। तो यहाँ पर स्टॉक अगर नीचे आता है 2600 के जोन में, विच वुड बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। रत्नमणि की बात करें 2950 के अराउंड चल रहा है स्टॉक, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट्स पर करीबन 2650 के ऊपर ब्रेकआउट है। एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 3070 के अराउंड, वहां से एक रिजेक्शन आया है। जैसे स्टॉक 3070 के ऊपर चलना शुरू करेगा, यहाँ पर और मोमेंटम देखना यहाँ पर बन सकता है और करीबन 3200 के लेवल यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है। और तीसरा कौन सा स्टॉक था जी? रत्नामणि मेटल सर। एटीजीएल, एटीजीएल सर। जी एटीजीएल में संदीप जी कल के सत्र में भी हमने बात किया था, करीबन 640 के जोन चल रहे थे, यहाँ पर एक गिरावट आ सकती है। आज के सत्र में आप देखिए 2% के अराउंड डाउन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो स्टॉक यहाँ पर जो स्टॉक है एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। काफी दिनों से, काफी सालों से आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स के यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। 550 का अच्छा बेस है, 550 के क्लोजर टू 550 आप एंटर करिए। 535 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर उसके नीचे जाता है स्टॉक तो वापस एक डाउन ट्रेंड पॉसिबल है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप एक स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। और स्टॉक में करीबन 580 एक 200 एसएम है, यहाँ पर स्टॉक रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। 588 590 का जोन अच्छा रहेगा, 588 के जोन में आप एंटर करिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म नजरिया है, 565 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।
ठीक है, ओके। सर, शो की शुरुआत में जैसे आपने कहा था, एक व्यू दिया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जहाँ जहाँ मुनाफा मिल रहा है वहाँ आपको ले लेना चाहिए। उसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं सर। ये सवाल कुछ ऐसा ही आया है। अगला सवाल जो हमें मिला है ना सर, ये तहाली जी का है। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपका नाम गलत पढ़ा है। इसी तरह से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। सर, इनके पास M&M फाइनेंशियल कह रहे हैं कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, hyundai में 5% का प्रॉफिट बुक कर लें या फिर इसको होल्ड करें, और जियो फाइनेंशियल बाय प्राइस पर है, उससे निकल जाएं या फिर अभी बने रहें। तो सर, आपने मिड कैप स्मॉल कैप में कहा था मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा अगर ये लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ एक स्टॉक हैं जैसे, क्या उनमें भी एप्लीकेबल है ये? जी। एमएनएम फाइनेंशियल की बात करेंगे संदीप जी, तो एक अच्छा रिवर्सल मिला है अर्निंग्स के बाद। 330 का जो जोन है वहां पर रेजिस्टेंस है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक बार आपको बुक करके निकलना है, मुनाफा है तो यहाँ पर निकल सकते हैं। 340 का एक जोन है, वहां से आपको एक सप्लाई जोन दिखेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा। वैसे स्ट्रक्चर यदि आप देखें एमएनएम फाइनेंस इतना खराब नहीं है, बट अगर मार्केट खराब रहा तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 305 तक के लेवल आ सकते हैं, वहां पर अगर आप रोक सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए, और यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। जियो फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो स्टॉक एक लगा रहा है यहाँ पर। 255 260 का एक जोन है, वहां से लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। 230 के नीचे जैसे स्टॉक क्लोज होता है, यहाँ पर 200 तक के लेवल पॉसिबल है। और संदीप जी, प्रीवियसली भी हमने जनवरी फरवरी में भी जियो जब 280 टू 289 के लेवल्स टूटे थे, जो अपना 200 ऐसे में ब्रेक किया था, तब से यहाँ पर हमारा नेगेटिव हुआ है। करीबन 220 के जोन हमें देखे थे। अभी भी आप देखेंगे तो एक हायर लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस बना के चल रहा है। 228 जैसे ही तोड़ता है यहाँ पर 200 के लेवल पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी एग्जिट होना है तो अगर बिल्कुल अगर मुनाफा है तो यहाँ पर बांध लीजिए और यहाँ पर एग्जिट हो जाइए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 220 टूटा तो 200 की तैयारी कर लें। 228 टूटा तो 200 की तैयारी कर लीजिए। 228, अच्छा, मतलब जिनके पास पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस 228 का हो गया। एब्सोल्युटली। ठीक है, परफेक्ट है। एक सर, आप पारस डिफेंस भी देखिए। पारस डिफेंस और अपोलो माइक्रो, दो डिफेंस स्पेस की कंपनी है। प्रज्वल सिंह जी का ये सवाल है। अब इन्होंने सिर्फ नाम ही लिखे हैं, आई डोंट नो कि इनके पास हैं या फिर ये खरीदना चाहते हैं। बस व्यू दे दीजिए सर पारस डिफेंस और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर। जी। देखिए, प्राइवेट डिफेंस में पारस डिफेंस का नाम सबसे ऊपर आता है संदीप जी, और यहाँ पर काफी अच्छा चार्ट है। 600 650 का यहाँ पर एक बेस है। ऊपर के साइड आप देखेंगे तो 800 का एक जोन था, वहां से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था। ये पॉसिबल है मार्केट खराब है और यहाँ पर एक रिटेस्ट हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर गिरावट है, 785 के जोन में आप ऐड कर सकते हैं। 735 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अपोलो माइक्रो सिस्टम में भी आप देखेंगे तो स्टॉक अपना जो प्रीवियस हाई है वहां पर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। काफी बढ़िया चार्ट है, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है। कोई गिरावट आता है 280 85 के जोन में, यहाँ पर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आई थिंक एक सेक्टर जो है, सेक्टर टेलविंड है और सेक्टर लाइमलाइट में भी रहेगा आने वाले क्षेत्रों में भी, तो यहाँ पर बिल्कुल गिरावट में आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सवाल तो कुछ और भी है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर, ये जो और आपकी शर्ट का कलर है वो बाजार में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? 3 दिन से लगातार गिरता ही जा रहा है। रिफ्लेक्ट होना भी नहीं चाहिए था सर। 23,800 के नीचे गैप डाउन खुला है तो रेंज का ब्रेकआउट फेल हुआ था। रेंज का बॉटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बॉटम का ब्रेक डाउन आया है, तो अगला स्विंग लो जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो 23,555 पे है, वहां तक प्रोबेबली हम टेस्ट करते हुए दिखेंगे। दूसरा, एक छोटी सी रे ऑफ होप 10-15 पे जगी थी कि जब 54,221 के ऊपर हम आने की कोशिश कर रहे थे, बट इमीडिएटली वहां पे एक ब्रेकडाउन कैंडल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि डेली पे लिक्विडिटी जो थी उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी पे, और अगली लिक्विडिटी आप कहीं भी 52,778 के पहले कहीं दिख नहीं रही है खास। 75 मिनट के चार्ट पे भी एज सच कोई लिक्विडिटी नहीं है। तो इसलिए चूंकि मैं हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप का प्लेयर हूँ, शॉर्ट्स में से होते नहीं है, तो मैं अपने अलग से कोने में जाके बैठा हूँ। समय अच्छा मिला है तो प्रीवियस विनर्स रीड कर सकते हैं, ताकि आगे के विनर्स आपको प्ले करने के लिए आसानी रहे। तो अगर आप भी मेरी तरह शॉर्ट नहीं कर पाते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर हैं, तो ये सही समय है जहाँ पे अपने चार्ट्स खोलिए, पुराने विनर्स खोलिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अगले जब विनर्स बनना स्टार्ट करें तो आप आराम से गुड ट्रेड कर सकें। मतलब आप कह रहे हैं कि बाजार से, इंडेक्स से, स्टॉक से सबसे दूर रहिए। अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल दूर रहिए। अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं तो थोड़ी सी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के वहां शॉर्ट प्ले कर सकते हैं। बाकी मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स में लॉन्ग प्ले करना पसंद करता हूं। जैसे सुबह अरविंद लिमिटेड में मिला था एक मौका, वहां 20 रुपए का प्रॉफिट बना, तो वहां बुक करके हम लोग बाहर हो गए। एक दो स्टॉक इधर उधर
इसमें अरविंद लिमिटेड में, फ्लेयर में, इन टाइप के स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिली, बट सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है सर। सेलिंग प्रेशर काफी तेजी से हावी हो रहा है, तो एक बार के लिए थोड़ा सा शांति से बैठ जाना, एटलीस्ट ऑन द मिड कैप स्मॉल कैप फ्रंट, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमेशा पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाने पे अगर आपका वो रहेगा फोकस, तो आप नेट प्रॉफिटेबल निकल जाएंगे। बिल्कुल। वरुण जी भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी यही कह रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जहाँ जहाँ मुनाफा बन रहा है आपको ज़रूर ले लेना चाहिए, और आप तो कह रहे हैं कि इंडेक्स से भी फिलहाल आपको दूर ही रहना चाहिए। वरुण सर, बहुत शुक्रिया आपका आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जितने भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक की चर्चा हुई, मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, फैमिली का भी नहीं है। बीइंग रिसर्च एनालिस्ट, मेरे क्लाइंट के साथ हमने डिस्कस किया, उनकी पोजीशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट, सब कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करे। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटकम, आप ध्यान में रखें। तो मैं बुलाने के लिए खूब खूब आभार। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर।